चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं गॉस के लॉ की। उस एप्लीकेशन का नाम है अनंत आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि एक जो वायर होता है इनफाइनाइट लॉन्ग, उसके कारण से किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं गॉस लॉ का यूज करके। यहाँ हम देखेंगे कि आखिर जो इनफाइनाइट चार्ज शीट होती है उसके कारण से कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो पहले आप ये समझिए कि इनफाइनाइट शीट कैसी होगी। तो देखो, जैसे मान लीजिए कि ये एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इस तरफ भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, यहाँ भी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ये वाला डायमेंशन भी इन्फिनिटी है और ये वाला डायमेंशन भी इन्फिनिटी। और जो चार्ज है, जो आवेश है, सारा का सारा इसकी सतह पर है। अब देखो, सतह पर है तो इसका क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, ठीक है, क्योंकि शीट है तो शीट का सारा चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पर होगा, पृष्ठ पर होगा। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व, और जो किसके बराबर है, सिग्मा के। अब देखो, यहां पर एक पॉइंट है ओ के ठीक सामने ये पॉइंट है P, और P पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और P यहां से R डिस्टेंस पर है। तो देखो, सबसे पहले हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम L डिस्टेंस ऊपर और L डिस्टेंस नीचे दो क्या ले लेते हैं, स्मॉल एरिया यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल dA ले लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी एक dA ले लिया, नीचे भी एक dA ले लिया। देखो, इस dA का चार्ज dq किसके बराबर होगा, सिग्मा dA, और इस तरह से इस dA का भी चार्ज किसके बराबर होगा, dq सिग्मा dA, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, DE, तो ये वाला भी यहाँ कितना जनरेट करेगा, DE, क्योंकि सब कुछ क्या है, एकदम सिमेट्रिक है, सममित है। जैसा ऊपर वाले का बिहेवियर होगा P पॉइंट पर, वैसा का वैसा नीचे वाले DQ का बिहेवियर होगा P पॉइंट पर। अब हम क्या करते हैं, इस एंगल को थीटा डिफाइन करते हैं, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब देखो, ये थीटा है तो ये वाला थीटा, और ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो गया, थीटा। तो करिए, ऊपर वाले के इस DE के कंपोनेंट करो, तो यहाँ क्या आया, DE साइन थीटा, यहाँ क्या आ गया, DE कॉस थीटा। इस तरह से इसके कंपोनेंट करो, ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, DE कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, DE साइन थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में। सबसे पहले वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा का फील्ड निकालेंगे, इसको हम क्या बोल देते हैं, DEV। तो देखो, वो कितना हो जाएगा, DE साइन थीटा ऊपर की तरफ और DE साइन थीटा नीचे की तरफ, जैसा लास्ट बार में हो रहा था उसी तरह से। तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, DE साइन थीटा माइनस DE साइन थीटा, यानी किसके इक्वल आ गया, ये 0। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए वर्टिकल मतलब समांतर, सीट के समांतर इस तरफ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। यहाँ सीट अगर ऐसे रखी हुई है तो इस तरफ नहीं होगा, ऐसे रखी हुई है तो इस तरफ नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं कि भाई क्षैतिज दिशा में कितना होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा। तो देखो, इसको हम कह देते हैं DEV। तो देखो, DE cos थीटा इस तरफ और DE cos थीटा इस तरफ, यानी कितना हो गया, 2DE cos थीटा, यानी इसका मतलब है कि ये 0 नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो सारा का सारा जो फील्ड होगा वो क्या होगा, प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि प्लेट के जो सीट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी जो परत है उसके लंबवत दिशा में होगा, ठीक है। तो जैसे कल था हमारा लीनियर चार्ज के लिए, सेम यही रिजल्ट आ रहा है यहाँ किसके लिए, जो सरफेस चार्ज है उसके लिए। अब हमें ये तो डायरेक्शन निकालने वाला फर्स्ट स्टेप हुआ, लेकिन आपको पता है कि हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो देखो, डायरेक्शन तो ऐसे निकालेंगे, ये वाला प्रोसेस कल की जैसे सेम ही था। आज क्या करना है एक्स्ट्रा, वो देखते हैं हम। तो देखो, ये इस तरह से है, ठीक है, और ये यहां पर हमने चार्ज दे रखा है इसे, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। यहां से P पॉइंट पर, R डिस्टेंस पर ये पॉइंट है P, यहां हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। P पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, एक सरफेस बनाएंगे, जैसे अपन ने कल बनाई थी, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अब हम क्या करेंगे, R डिस्टेंस आगे सीट के और इस तरह से R डिस्टेंस पीछे सीट के जो है, देखो ये वाला जो पॉइंट है R डिस्टेंस आगे की तरफ है, जैसे मान लो ये सीट है, आपको यहां निकालना है, तो जितना आपने आगे की तरफ ले रखा है उतना का उतना पीछे की तरफ ले लीजिए। यानी एक तरह से आप कितनी लंबाई का जो है लीजिए, 2R लंबाई का सिलेंडर लीजिए, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेंगे जिसकी लंबाई कितनी होगी 2r होगी, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी कैपिटल R। अब देखो फिर से ये वाली सरफेस S1, ये वाली सरफेस S2 और जो ये सरफेस हो गई ये कितनी हो गई S3, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किधर होगा, इस तरफ या पीछे की तरफ भी इस तरफ। देखो इसके परपेंडिकुलर तो आगे की तरफ भी होगा और पीछे की तरफ भी होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से तीनों पर क्या लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेंगे। तो पहला यहां एलिमेंट लिया मैंने, ये हुआ ds1, एक एलिमेंट मैंने यहां लिया, ये हुआ मेरा ds2, और एक एलिमेंट मैंने यहां लिया, ये हो गया ds3, ठीक है। तो देखो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इससे पास होने वाला वो कितना होगा, वो होगा कि पहले का फ्लक्स प्लस दूसरे सरफेस से फ्लक्स प्लस तीसरी सरफेस से फ्लक्स, इससे फ्लक्स और इससे कितना फ्लक्स निकलेगा वो। तो देखो ये क्या हुआ, फर्स्ट हुआ क्लोज इंटीग्रल S1 के अलाउ, ठीक है, E ds1, ठीक है, E ds1 cos थीटा, ठीक है, ओके, और cos थीटा भी किसके बराबर हो गया, cos 0 डिग्री, ठीक है, प्लस दूसरे सरफेस से क्या फॉर्मूला होगा S2 E ds2 cos 0, और थर्ड से कितना हो जाएगा E ds cos 90। अब आप पूछोगे ये कैसे हुआ, तो गौर से देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, और ds भी किस तरफ है, इस तरफ, यानी यहाँ कितना एंगल है 0 डिग्री। तो देखो S1 से निकलने वाले फ्लक्स में थीटा कितना हो गया 0। इस तरह से यहाँ पर ds इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, देखो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, तो देखो ds2 में भी कितना हो गया cos 0 हो गया। और यहां पर देखिए कि जो ds है वो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यानी कितना एंगल है 90। तो 90 होने के कारण ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई 0, यानी जो फाई नेट आया वो किसके बराबर आया, वो ये हमारा इक्वल आया इंटीग्रेशन E ds1 प्लस इंटीग्रेशन E ds2, ये S2 सरफेस के अलोंग और ये S1 सरफेस के अलोंग, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, गाउस का नियम लगाते हैं, यानी कि गॉस लॉ लगाते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फाई नेट होता है वो कितना होता है Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर Q एनक्लोज की वैल्यू किसके इक्वल है, तो देखो Q एनक्लोज क्या है, तो देखो अगर अपन ने ये सिलेंडर बनाया, यानी कि ये अपन ने बेलन बनाया, तो इसमें तो कितना चार्ज आ रहा है, इतना ही चार्ज आ रहा है, यही चार्ज आया। अब देखो इसका एरिया कितना होगा, ये जो अपन ने पार्ट बनाया इसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है, जो आधार का एरिया है, बेस का एरिया है, वो इसका एरिया होगा। और देखो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, तो चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, क्योंकि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है। तो देखो हमारा फाई नेट किसके इक्वल हुआ, फाई नेट इक्वल हुआ सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बता रहा है, इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स, इक्वेशन 2 भी क्या बता रहा है, इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स, तो दोनों क्या कर दो आप इक्वल कर दो। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ गया, E इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो क्या होगा कांस्टेंट, तो ये आया E इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds1 S1 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds2 सरफेस के अलोंग S2, ये किसके बराबर आया सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो, अब क्लोज इंटीग्रल ds का मतलब क्या होता है कि जिस सरफेस को अपन देख रहे हैं उसका एरिया, तो देखो S1 वाली सरफेस कौन सी है, ये, इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो अगर क्लोज इंटीग्रल ds1 देखा जाए तो ये क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। इस तरह से देखो क्लोज इंटीग्रल ds2 भी क्या हो जाएगा, सरफेस कौन सी है, इस देखो सरफेस सर्कल बन रही है कि नहीं बन रही है पूरा का पूरा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ये वृत्त बन रहे हैं। तो देखो ये भी हुआ पाई r स्क्वायर, ये भी हुआ पाई r स्क्वायर, तो देखो ये क्या आया E इंटू 2 पाई r स्क्वायर बराबर सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो पाई r स्क्वायर तो पाई r स्क्वायर हो गया कैंसिल, ठीक है, यहाँ क्या बना 2e और यहाँ क्या बना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी 2e किसके इक्वल आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी इसका मतलब है कि E किसके इक्वल आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई डायरेक्शन, देखो ये हमारा क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो किसके इक्वल है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। और एन कैप क्या है, यहाँ एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो कि सरफेस के क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा,
ठीक है। तो यहां पर यानी कि इनफाइनाइट चार्ज शीट यानी कि अनंत आवेशित परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो आर है ही नहीं, यहां तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही है। यानी इसका मतलब क्या है कि आर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो ई और जो आर होगा इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा, और ये क्या, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि डिस्टेंस यानी कि दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता। यानी कि अब आप चार्ज के पास में हो तो भी वो ही है, और चार्ज से आप दूर जाओगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू क्या रहेगी, वो ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये अब ये वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने यूज करा था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कहाँ यूज करा था, अपन ने भाई कैसे जो टॉर्क की वैल्यू निकाली थी अपन ने, और आपको याद हो तो डाइपोल में टॉर्क कैसे लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसे जनरेट किया जाता है, इनफाइनाइट चार्ज शीट का यूज करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से इनफाइनाइट चार्ज शीट जो होती है उसकी संख्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में।